हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत तो खत्म हो गई, लेकिन नबूवत के ऐन नक्शे कदम पर जो चीज कायम रही वो खिलाफत थी। खिलाफत राशिदा के बाद भी मुसलमानों में खिलाफत तकरीबन 1300 साल तक मौजूद रही और बनु उमैया, बनु अब्बास, हारून रशीद, मामून रशीद से लेकर खिलाफत उस्मानिया तक अजीम सल्तनतें कायम हुई। हिजरत मदीना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रियासत की बुनियाद रखी उसकी अहम जरूरत एक मुनज़्ज़म फौज थी। ऐसी फौज की बुनियाद हिजरत के साथ ही रख दी गई थी जो खिलाफत के खात्मे तक यही काम अंजाम देती रही। ग़ज़वा बद्र हो या फतेह मक्का, रूमी सल्तनत का खात्मा हो या तातारियों से खोए इलाके वापस लेना, मुसलमान हमेशा अपनी क़यादत के ज़ेर असर बहादुरी से लड़े। इसलिए कई सौ सालों तक ये फौज नाकाबिल तस्खीर रही और मुसलमानों की गोल्डन एरा का आगाज हुआ। ऐसी क़यादत और अस्करी ताकत की वजह से शाम और मशरिकी अफ्रीका 641 ईस्वी तक खिलाफत का हिस्सा बन चुके थे। इन इलाकों में ताकतवर बहरी फौज का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत था, इसलिए इन इलाकों में नई और जदीद बंदरगाहें तामीर की गईं। साल 649 ईस्वी तक 1000 से ज़ायद बहरी जहाज़ों का एक पूरा फ्लीट तैयार कर लिया गया था और अगले 100 साल के अंदर ये बंदरगाहें पूरे रीजन में तिजारत का अहम मरकज बन गई, जिससे रियासत को माशी तौर पर बेइंतहा फायदा हुआ। मजबूत माशी और फौजी पॉलिसियों की वजह से तारिक बिन ज़ियाद ने 711 ईस्वी में जबराल्टर अबूर करके स्पेन और यूरोप को भी फतह कर लिया। आज जबकि मुसलमान कभी F-16 तैयार और जदीद असलहा के लिए अमेरिका और मगरबी ममालिक की तरफ देखते हैं, लेकिन हिस्टोरियंस लिखते हैं कि दौरे खिलाफत में जब इस्लामी फौज सलीबियों से नबर्दाज़मा थी तो अचानक धमाकों की आवाज आना शुरू हो गई। कुफार घबरा कर मैदान जंग से भागना शुरू हो गए। ये धमाकों की आवाजें बमों की थीं, यानी मुसलमान उस वक्त बम बना चुके थे जब मगरिब के यहां उसका तसव्वुर भी नहीं था। इसी तरह मिलिट्री पावर कभी भी मजबूत और इफेक्टिव इंटेलिजेंस सिस्टम के बिना मुकम्मल नहीं हो सकती। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के पहले इंटेलिजेंस सिस्टम की बुनियाद आज से 1400 साल पहले ग़ज़वा बद्र के मौके पर ही रख दी थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कफ़ार के ज़िबा किए गए ऊंटों की तादाद पूछकर उनकी फौज का अंदाजा लगा लिया था। इस सुन्नत को आने वाले खुलफा ने बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया, जिसकी एक मिसाल कस्तंतुनिया की फतह में नजर आई, जब मुस्लिम हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक जासूस के जरिए उस इलाके के मट्टी के नमूने मंगवाए ताकि वो कस्तंतुनिया के कला के दीवारों की मजबूती और मोटाई जान सके। जिसके बाद उसने एक ऐसी तोप तैयार करवाई जो अपने वक्त की सबसे बड़ी तोप थी, जिससे उन मजबूत दीवारों को गिराया गया और कस्तंतुनिया को फतह किया गया। इस्लामी फतूहात का सिलसिला जो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शुरू हुआ, उस्मानी खिलाफत में भी जारी रहा और इस्लामी सल्तनत अज़रबैजान, आर्मेनिया, अल्बानिया, सर्बिया, क्रोशिया, बोस्निया, कब्रस और रूस के जनूबी हिस्सों समेत 3 बड़े अज़मों तक फैल चुकी थी। जबकि गवर्नेंस का यह आलम था कि तारीख में एक वक्त ऐसा भी आया जब अमरीका भी खिलाफत को जजिया देता था। 1778 ईस्वी में जब पहली बार अमरीकी बेड़े बैन अल-अक़वामी पानियों में उतरे तो गैर कानूनी तौर पर सल्तनत के पानियों में दाखिल होने पर उस्मानी बहरी फौज ने उन्हें पकड़ लिया। आखिरकार 1795 ईस्वी में अमरीका उस्मानी खिलाफत से लाहक उस पर परेशानी और खतरे की वजह से मुआहिदा करने पर मजबूर हो गया, जिसको बारबेरी ट्रीटी का नाम दिया गया। ये मुआहिदा तुर्क जुबान में लिखा गया और जिस पर अमरीकी सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने दस्तखत किए। ये वाहिद अमरीकी सरकारी दस्तावेज है जो किसी बैरूनी जबान में लिखी थी और ये वाहिद मुआहिदा है जिस पर अमरीका दस्तखत करके किसी दूसरी कौम को सालाना टैक्स देने पर मजबूर हुआ। ये थी उस इस्लामी रियासत की गवर्नेंस की ताकत जिसने आज की सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन आज उम्मत का यह आलम है कि कुफार दिल खोल कर मुसलमानों का खून बहा रहे हैं, लेकिन उनका हाथ रोकने वाला कोई नहीं। कुफार का जब दिल चाहता है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। हमारे अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है, जबकि जवाब में उम्मत सिवाय चंद जुलूस निकालने और कुड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। जबकि खिलाफत के झंडे तले उम्मत की इत्तेहाद और खलीफा वक्त के रोब
اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ 1901 میں برطانیہ اور فرانس نے تو توہین رسالت کا سلسلہ شروع کیا، اور فرانس میں ایک ایسا ڈرامہ بنایا گیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ یہ خبر ملتے ہی خلیفہ عبد الحمید دوم نے فوراً فرانس کے سفیر کو طلب کیا، اسے گھنٹوں اپنے آفس میں انتظار کروایا، پھر مکمل جنگی لباس پہنے اس کے سامنے آئے اور زور سے اپنی تلوار میز پر مار دی۔ فرانس کا سفیر یہ دیکھ کر خوف کے مارے آفس سے بھاگ گیا اور فرانسیسی حکومت کو خلیفہ کے ارادے کے بارے میں خبردار کیا، جس پر فرانس نے ڈرامہ کی پبلسٹی روک دی۔ لیکن برطانیہ نے اس ڈرامے کو روکنے کا خلیفہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ عبد الحمید دوم نے برطانیہ کو پیغام بھجوایا کہ اگر یہ ڈرامہ چلا تو میں برطانیہ کے خلاف جہاد اکبر کا اعلان کروں گا اور عرب و عجم کی فوج لے کر تم پر چڑھ دوڑوں گا۔ اس جواب کو سن کر برطانیہ کی ہمت بھی دم توڑ گئی، جو اس وقت کی سپر پاور تھی۔ خلیفہ عبد الحمید دوم کا یہ واقعہ عثمانیہ سلطنت کے آخری دنوں کا ہے، لیکن پھر بھی ان کے خوف سے برطانیہ اور فرانس جیسی طاقتیں کانپتی تھیں۔ کیا آج کوئی مسلم حکمران ایسی جرات کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو پوری انسانیت کے رہنمائی کے لیے منتخب کیا تھا اور فرمایا تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے نکالا گیا ہے، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ لیکن افسوس، آج اگر مسلم دنیا پر نظر ڈالی جائے تو ماسوائے جہالت، غربت، کرپشن، انتشار، خون ریزی، لاچاری اور جنگ و جدل کے کچھ اور نظر نہیں آتا۔